एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उपन्यास में पढ़ेंगे 11वें नंबर से, क्योंकि 10 नंबर तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं श्री पूजन सहाय तक। और इनकी उपन्यासिक कृति देहाती दुनिया 1926 है। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और गोपाल राय इन्हें आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं। और एक और बात है इनके विषय में कि कलम का जादूगर भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगले उपन्यासकार हैं हमारे पांडे बेचैन शर्मा उग्र। इनके नाम को ध्यान रखेंगे। बेचैन जो होता है वो थोड़ा, जो उग्र होता है ना, वो अधिकतर बेचैन रहता है। तो इससे ना हम लोगों को उपन्यास याद करने में थोड़ा इजी होगा। देखते हैं कैसे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास चंद हसीनों के खतूत 1936, ये महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 1937, फागुन के 4 दिन 1960, जुहू 1963 इत्यादि। अब देखिए इनके जो हैं उपन्यास इतने हैं और आप जब पहली बार याद करेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा हम इसको ट्रिक से जोड़ देते हैं। जो बुधवा की बेटी है ना, देखिए चंद हसीनों के खतूत कौन है? दिल्ली का दलाल। ठीक है, चंद हसीनों का खतूत है दिल्ली का दलाल, जो बहुत उग्र है। तो हमें क्योंकि नाम भी इसके अंदर ऐड करना ही है, तो चंद हसीनों का खतूत दिल्ली का दलाल है जो बहुत उग्र है। और उससे बुधवा की बेटी कहती है, रे शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में देखी है? तो वो कहता है, जी देखा है। तो बुधवा की बेटी कहती है, फागुन के दिन 4 हैं, चलो जूहू पर चलते हो। तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार आप मेरी ट्रिक को रिपीट कीजिएगा, एक बार और 2 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखिए, प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ एवं बदनाम उपन्यासकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। समाज की बुराइयों को बिना किसी लाग लपेट के साहसिकता के साथ, यानी साहस के साथ कहने का जो है श्रेय इनके अंदर है, इनको जाता है। इन्होंने अपने उपन्यासों में वर्णित किया है। चंद हसीनों के खतूत, देखिए जो पंक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1927 में लिखा गया चंद हसीनों के खतूत जो है ये पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र जी के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि घासलेटी साहित्य किसके उपन्यासों को कहा गया है? तो उग्र के उपन्यासों को। और किसने कहा है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और किस पत्रिका के अंतर्गत कहा है? तो विशाल भारत पत्रिका के अंतर्गत कहा है। आगे देखते हैं, हिंदी में उग्र जी की प्रसिद्धि प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक अंग्रेजी में जोला है और हिंदी में जो है उग्र है। जोला क्या है? अंग्रेजी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं, जबकि हिंदी में उग्र माने जाते हैं। आगे देखिए, भगवती चरण वर्मा है। 1934 ईस्वी में प्रकाशित इनका चित्रलेखा उपन्यास काफ़ी चर्चित हुआ। इनका 1936 ईस्वी में प्रकाशित 3 वर्ष उपन्यास भी अश्रु पंकिल भावुकता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध रहा। तो इनके जो उपन्यास हैं, सबसे पहला चित्रलेखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास इनका है। और चित्रलेखा देखिए, चित्र में जो लेख हैं वो क्या कहते हैं? भगवती के बारे में हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं उनके विषय में। और 3 वर्षों तक हमने उसको पढ़ा, तब समझ में आया कि उस चित्र में जो लेख थे वो हमें भगवती के बारे में बता रहे थे। कितने वर्षों में समझ आया? 3 वर्षों में। आगे चलते हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी के देखते हैं। इनके उपन्यासों का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? मध्यम वर्गीय पारिवारिक सामाजिक जीवन का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण है। प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, ललिता, ललिमा इत्यादि इनके उपन्यास हैं। भगवती का प्रसाद, देखिए यहाँ पर हमें इनके नाम को इस तरह से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि मध्यम वर्गीय पारिवारिक सामाजिक जीवन का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण इनके द्वारा किया गया है। और इनके उपन्यासों में हम देखते हैं प्रेम पथ। तो भगवती का प्रसाद पाने के लिए हमें क्या करना है? प्रेम के पथ पर चलना है, क्योंकि माता तो कहती है ना कि सबके साथ प्रेम से रहोगे तभी मुझ तक पहुंच सकते हो। तो प्रेम का पथ ही है जो हमें भगवती तक पहुंचा सकता है, लेकिन उनके चरणों में नहीं जाना है, हमें उनका प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाना है। तो प्रेम पथ और मीठी चुटकी, जब हम प्रेम पथ पर चलते हैं ना तो हर चुटकी हमें मीठी लगती है और चुटकी में हमारे काम बनने लगते हैं। अनाथ पत्नी,
और जो अनाथ है ना, पत्नियां भी अपने आप को अनाथ जो समझती हैं वो भी अनाथ नहीं समझेंगी, क्योंकि माता का आशीर्वाद उनके साथ है। और त्यागमयी तो होती ही हैं अनाथ पत्नियां, और ललिमा उनके चेहरे पर आ जाती है जब वो प्रेम के पथ पर चलकर भगवती का प्रसाद ग्रहण करती हैं। कौन? अनाथ पत्नियां, है ना। त्यागमयी है इसलिए अनाथ हो गई, और लालिमा छा जाती उनके चेहरे पर, मीठी चुटकी बजाने लगती हैं, क्योंकि प्रेम के पथ पर चलकर भगवती का प्रसाद उन्हें ग्रहण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक और अनुदित उपन्यासों यथा शैतान की आंख 1923, विस्मृत के गर्भ में 1923, सोने की ढाल 1923, ये देखिए तीनों इनके क्या हैं? उपन्यास हैं अनुदित। अनुदित अर्थात किसी और भाषा के उपन्यास को इन्होंने यहाँ पर हिंदी भाषा में अनुवादित किया है। तो ये है शैतान की आंख, विस्मृत के गर्भ में और सोने की ढाल, ये 3 अनुदित है। इसके अलावा इनकी जो मौलिक हैं उनमें इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, आते भी हैं कि एक तो है जय योद्धे, ठीक है 1944 का, सिंह सेनापति ये भी 1944 है। ये दोनों क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास हैं। और इनके अलावा मधुर स्वप्न, ठीक है, मधुर स्वप्न, वोल्गा से गंगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, अधिकतर इसकी विधा पूछ लेते हैं, क्योंकि वोल्गा से गंगा में क्या दिखाई दे रहा है? हमें लग रहा है यात्रा है, जबकि यात्रा व्रत नहीं, ये उपन्यास है वोल्गा से गंगा, ठीक है। ये भी 1944, अधिकतर इनके 1944 में ही लिखे गए हैं, ये उपन्यास है इनके। तो वोल्गा से गंगा तक मधुर स्वप्न बनते हैं, ठीक है। वोल्गा से गंगा तक, गंगा मैया के यहाँ जा रहे हैं दर्शन करने, तो हमें क्या है? मधुर स्वप्न आया है कि हमें वोल्गा से गंगा के दर्शनों के लिए जाना है, मधुर स्वप्न आया है, ठीक है। आगे चलते हैं। जीने के लिए 1940, देखिए इन सबसे पहले लिखा गया जीने के लिए इनका प्रथम उपन्यास है। शीर्षक इनका उपन्यास हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पहला खुला राजनीतिक उपन्यास कौन है? तो जीने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके उपन्यास है मधुर स्वप्न 1950, विस्मृत यात्री 1954, दिवोदास 1961, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये विस्मृत यात्री और दिवोदास, ठीक है। मधुर स्वप्न आया, वोल्गा से गंगा जाना है, तो जो यात्री था ना वो भूल गया था, तो उसे सपने के थ्रू याद आ गया कि हमें वोल्गा से गंगा जाना है, विस्मृत नहीं होना है, यात्रा के दौरान हमें वोल्गा से कहाँ जाना है? गंगा तक जाना है। किस लिए? दिवोदास यानी देवों के दास बनने के लिए हमें जाना है, दर्शन करने के लिए जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद युग वाले उपन्यास हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम चल रहे हैं प्रेमचंद उत्तर उपन्यास की तरफ। प्रेमचंद उत्तर उपन्यास में हमारे प्रथम है जैनेंद्र। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक जैनेंद्र ने व्यक्ति को केंद्र में रखकर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से दर्शन और मनोविज्ञान का आश्रय लेकर अनेक उपन्यास लिखे। देखिए मनोविश्लेषणवाद जो है ना फ्राइड का है, ये आप सभी को पता होगा। सिगमंड फ्राइड की विचारधारा है मनोविश्लेषणवादी, जिससे सबसे पहले जैनेंद्र प्रभावित हुए और व्यक्ति के मनोस्थिति को उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास किया है। इनके उपन्यास परख, ये प्रथम उपन्यास है, 1929 का है। सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1952, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1978, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1983। इतने सारे उपन्यास हैं। अब हमें कुछ ना कुछ कहानी तो बनानी पड़ेगी ना। जयवर्धन इनका राजनीतिक उपन्यास है, ठीक है, जयवर्धन जैनेंद्र का, क्योंकि ये मनोविश्लेषणवादी है तो अधिकतर सारे उपन्यास इनके मनोविश्लेषणवादी रहेंगे। अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बनता है कि कल्याणी किस तरह का उपन्यास है, सुनीता किस तरह का उपन्यास है ना, त्यागपत्र किस तरह का उपन्यास है, तो ये है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। लेकिन जयवर्धन इनका क्या है? राजनीतिक उपन्यास है। तो आइए देखते हैं, कुछ इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जैनेंद्र लगाते हैं, जैनेंद्र ने क्या किया? परखा सुनीता को और कहा अपना त्यागपत्र दे दो। तो कल्याण के लिए उसने सुखी से, मतलब वो अपने मार्ग से भटकी नहीं, विवर्त होकर और अपने जीवन को व्यतीत कर ही रही थी वो, उसने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। इधर जयवर्धन ने, ठीक है, जयवर्धन ने क्या किया है? मुक्ति के लिए अनंतर तक अनाम स्वामी के दर्शन के लिए गया,
यानी जयवर्धन ने क्या किया, यहाँ दो पात्र हैं, एक सुनीता और जयवर्धन। जयवर्धन ने अपनी मुक्ति पाने के लिए, ताकि मुझे अनंत तक मुक्ति मिल जाए, तो अनाम स्वामी है यहाँ पर, उनके दर्शन के लिए चला गया जयवर्धन। और यहाँ पर क्या है, जैनेन्द्र ने क्या कहा, देखिए जयवर्धन और जैनेन्द्र भी एक तरह से रिलेट करें तो ये भी हो जाएगा कि परखने के लिए सुनीता से कहा तुम त्यागपत्र दे दो, और उन्होंने जग कल्याण के लिए सुख से कुछ भी नहीं सोचा, विवर्त होकर जो है जीवन व्यतीत करने लगी और अपना त्यागपत्र उन्होंने दे दिया। यानी सुख से विवर्त होकर, हटकर अपना जो है जीवन व्यतीत करने लगी और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, परख सुनीता त्यागपत्र, और समाज कल्याण के लिए उन्होंने सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी दे करके। आगे चलते हैं, मेरी ट्रिक को 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। अज्ञेय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेखर एक जीवनी 1941 के द्वारा अज्ञेय का पदार्पण हिंदी उपन्यास जगत में होता है। देखिए शेखर एक जीवनी 1941 के द्वारा, जबकि शेखर एक जीवनी क्या है, 2 भागों में है, 1940 और 44। ठीक है, तो ये थोड़ा शुरुआती क्या थी, स्टार्टिंग उन्होंने की थी 41 में। पदार्पण होता है हिंदी उपन्यास जगत में। यह उपन्यास कैसा है, तो यह उपन्यास भी मनोविश्लेषणवादी धारा पर एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हुआ है। प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम देने का श्रेय किसको जाता है, जैनेन्द्र को। देखिए यहाँ पर ना एक छोटी सी कहानी प्रचलित है कि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने की वजह से अज्ञेय को जो है जेल हो गई थी, और कारावास के अंतर्गत ही उन्होंने शेखर एक जीवनी उपन्यास को लिखा। वहाँ जब उन्होंने लिखा तो जैनेन्द्र को कहा कि मेरा ये उपन्यास आप प्रेमचंद तक पहुँचा दीजिए ताकि ये छप सके, ये पत्रिका में जा सके। तो जब उन्होंने प्रेमचंद को दिया तो प्रेमचंद ने कहा ये किसका है, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं पता किसका है, क्योंकि सच्चिदानंद वात्स्यायन, हीरानंद उनका नाम था वात्स्यायन, और इन्होंने कहा था कि बताना मत किसका है। तब प्रेमचंद को कहा कि अज्ञात व्यक्ति का है। तब प्रेमचंद ने जैनेन्द्र ने कहा अज्ञात है, अज्ञेय है, आप अज्ञेय नाम से इसको प्रकाशित कर दीजिए। तब प्रेमचंद ने उसको प्रकाशित किया था। तो जैनेन्द्र को जो है श्रेय जाता है अज्ञेय नाम देने का। अगर जैनेन्द्र ना हो, प्रश्न में प्रेमचंद हो, तब भी जो है कुछ हद तक ठीक होता है, पर 100% श्रेय जैनेन्द्र को जाता है। अज्ञेय ने कुल 3 उपन्यासों की रचना की है, जिसमें शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, 40 और प्रथम भाग और 44 जो है द्वितीय भाग। नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961, ये 3 उपन्यास इसके अज्ञेय के हैं। आगे चलते हैं, शेखर एक जीवनी पर रोमारोला के जॉ क्रिस्तोफ का, रोमारोला एक राइटर हैं जिनका जॉ क्रिस्तोफ एक नॉवेल है, उपन्यास है, जिसका प्रभाव शेखर एक जीवनी पर मिलता है। नदी के द्वीप में व्यक्तिवादी जीवन दर्शन मनोवैज्ञानिक धरातल पर अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, नदी के द्वीप में क्या हुआ है, व्यक्तिवादी जीवन दर्शन मनोवैज्ञानिक धरातल पर अभिव्यक्त हुआ है। अपने अपने अजनबी उपन्यास अस्तित्ववादी दर्शन पर है। देखिए अपने अपने अजनबी किस पर है, अस्तित्ववादी दर्शन पर है। देखो आ से अजनबी, आ से अस्तित्व, ठीक है ना। और शेखर एक जीवनी क्या है, शेखर में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन का जो है वर्णन किया गया है, तो इसमें उन्हीं के मनोविश्लेषण के विषय में बताया गया है। आगे देखते हैं, इस उपन्यास की विषय वस्तु मृत्यु से साक्षात्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने अजनबी सबसे पहले तो अस्तित्ववादी दर्शन पर है, और दूसरा मृत्यु से साक्षात्कार है। यह मृत्यु की भयावहता से आक्रांत उपन्यास है, जिसमें योके नामक पात्र के माध्यम से, और इसमें कौन है, अपने अपने अजनबी में कौन है, योके, ठीक है, योके, मानव मन में व्याप्त भय की आंतरिक स्थितियों की सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए उपन्यास के प्रति अज्ञेय का जो पॉइंट हमें मिले हैं आपको याद ये होने चाहिए, कहीं से भी प्रश्न बन जाते हैं। तीसरे हम पढ़ रहे हैं इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी के सभी उपन्यास मनोविश्लेषण प्रधान है। देखिए मनोविश्लेषण ना ये चारों हैं। सबसे पहले आप जैनेन्द्र को देखते हैं, फिर अज्ञेय को देखते हैं, फिर इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर देवराज। अधिकतर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से मनोविश्लेषणवादी लेखक कौन नहीं है, तो वहाँ देवराज का नाम ना होकर के किसी अन्य का नाम होकर आपको ये 3 नाम मिलते हैं, जैनेन्द्र मिलते हैं, अज्ञेय मिलते हैं, इलाचंद्र जोशी मिलते हैं। तो इन 3 नामों को तो हमें सिलेक्ट करना ही करना है, जो चौथा नाम जो भी आएगा उसको हमें आंसर में देना होता है। तो ये हमारे मनोविश्लेषणवादी हैं। डॉक्टर गोपाल राय का मत क्या कहता है कि इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है।
किसके अनुसार? गोपाल राय। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, उपन्यास से संबंधित कोई भी कथन और तथ्य यदि कोई कहता है तो आप गोपाल राय लगा सकते हैं। 90% इन्हीं का सही होता है, बहुत रेयर चांस होंगे जो कोई और ही आता है। और इस तरह की ट्रिक का उपयोग जब करेंगे जब आपको कोई भी आंसर पता ना हो। अगर आपको पता है तो आप राइट आंसर लगाइए। और अधिकतर हमें इन चीज़ों को याद ही करना चाहिए, और ना पता होने पर, ना याद होने पर हम इस तरह से एक विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इनके उपन्यास घृणामयी 1929, लज्जा शीर्षक से 1950 में प्रकाशित हुआ, सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1941, प्रेत और छाया 1946, निर्वासित 1946, मुक्तिपद 1950, जिप्सी 1952, सुबह के भूले 1952, जहाज का पंछी 1955, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। ठीक है, तो पहले हम दोबारा से हम इनको देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं कि घृणामयी। सबसे पहले तो ना हम इनको लेते हैं इलायची। ठीक है, देखिए हमें याद करना है और रिलेट करना है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंटेंट बनाना पड़ता है। तो हम इला चंद्र जोशी के नाम को इलायची से रिलेट करते हैं। तो जब भी घृणामयी स्मेल आपको आती है, आप इलायची खा लेते हैं, मन ठीक हो जाता है। देखिए एक एक करके रिलेट करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हर किसी में हमें कहानी ही बनानी हो। ठीक है, लज्जा शीर्षक से छपा था, ये ध्यान रखना योग्य है कि घृणामयी कोई चीज़ होगी तो लज्जा आनी चाहिए। घृणा है यहाँ पर, जिसको भी जो घृणा करता है दूसरों के प्रति उसको लज्जा होनी चाहिए और घृणा नहीं होनी चाहिए। और जब भी घृणामयी चीज़ कोई देखो तो घिन आती है, तो मतलब हम इलायची खा लेते हैं तो वो स्मेल चली जाती है। अब सन्यासी। सन्यासी क्या है? सन्यासी इलायची खाकर ही अपना जीवन जीता है। वो अपने जीवन में कुछ और ग्रहण नहीं करता, केवल और केवल इलायची खाता है। पर्दे की रानी। अब पर्दे की रानी को हम कैसे देखेंगे? तो पर्दे में रानी रहती है और चोरी चोरी क्या करती है? इलायची खाती है। ठीक है। प्रेत और छाया। तो प्रेत की छाया इलायची से भाग जाती है। कहाँ? देखिए प्रेत की छाया निर्वासित हो जाती है इलायची की खुशबू से और मुक्ति प्राप्त कर लेती है। ठीक है, प्रेत की छाया क्या करती है? भाग जाती है, निर्वासित हो जाती है इलायची की खुशबू से, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर क्या? जिप्सी। जिप्सी भूत का भविष्य। तो जिप्सी में क्या था? जिप्सी में इलायची रखी थी, जिसने इंडिकेट किया, मतलब अपने भूतों की पिक्चरें देखी होंगी ना, उसमें इलायची रखी हुई है ना जिप्सी में, तो वो बता रही है कि इधर से नहीं निकलना है, इधर भूत है। एक इंडिकेशन दे रही है, जैसे नींबू वगैरह इंडिकेशन देता है। तो जिप्सी हमें बता रही है, जिप्सी में जो इलायची रखी है वो बता रही है कि हमें भूत, यहाँ पर जो है भूत है और हमें यहाँ से साइड से निकलना है। तो कवि की प्रेयसी क्या करती है? इलायची को उठा लेती है। ठीक है, कवि की प्रेयसी इलायची को उठाती है, हाथ में रखती है, जिप्सी में बैठी हुई है, उसको पता लग जाता है कि यहाँ पर भूत है और हमें यहाँ से नहीं जाना है। तो इस तरह हमने रिलेट कर लिया है, लगभग हमें याद रहेंगे उम्मीद है। और ऋतु चक्र हमारा देखिए आगे है ना। तो अच्छा, मुक्तिपद बीच में एक लाइन छूट गई, सुबह के भूले। सुबह के भूले, जहाज का पंछी और ऋतु चक्र। तो क्या हुआ? सुबह के भूले थे, जहाज में चले गए थे, भूल गए सुबह सुबह कि कहाँ जाना है और जहाज में जाकर बैठ गए। और ऋतु चक्र का, जब वहाँ पे ऋतुओं का चक्र बना, जब जहाज समुद्र के बीच में गया और ऋतुओं का चक्र बना, तो उन्होंने एक इलायची खा ली और उन्हें याद आ गया। क्या याद आ गया? अपना भूत और भविष्य याद आ गया। ठीक है, बाकी हम लोग बना ही चुके कि कवि की प्रेयसी के हाथ में इलायची थी और वो जिप्सी में बैठी हुई थी, उसको पता चल गया कि यहाँ पे भूत है। तो बहुत अच्छे से हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए हंसने वाली बात नहीं है, आप यकीन मानिए, आप 2 बार भी इसको मेरी तरह बोल लेते हैं ना तो याद हो जाएगा। मुझे तो ऐसे ही याद हुआ। अब मैं जब एग्ज़ाम में बैठती हूँ, वहाँ पे अगर आ गया जिप्सी, तो मैंने इमेजिन कैसे किया था? आँख बंद करके, ये जिप्सी है, वहाँ पे वो बैठी है कवि की प्रेमिका प्रेयसी, उसके हाथ में उसने इलायची निकाली और उसको इलायची हिल हिल के इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पे भूत है, अपनी जिप्सी वापस कर लो, है ना। फिर क्या होता है कि कवि की प्रेयसी, ऐसे भी ये तीनों सारे रिलेट हो गए आपके। फिर कवि की प्रेयसी क्या था? सुबह का भूला। सुबह का भूला क्या हुआ? जहाज में जाकर बैठ गया। अब जहाज में जब बैठा, बीच समुद्र में क्या हुआ? ऋतुओं का चक्र, यानी चारों तरफ से ऋतुओं ने चक्र बना लिया। और फिर उसको याद आया मेरी जेब में इलायची पड़ी है, उसने निकाला, इलायची खा ली और उसको याद आ गया कि मैं भूल गया था, मुझे जहाज पे आना ही नहीं था। फिर वो वापस घर चला गया, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। पर्दे की रानी क्या करती है? पर्दे में चुप चुप के इलायची खा रही थी,
है ना। और सन्यासी व्रत है उसका, पूरा टाइम बस सिर्फ इलायची खा के अपना जीवन जीता है। तो मतलब बस हमें याद करना है और कुछ नहीं। मुझे लगता है इस तरह से ना हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होने देता। चलिए, मनोविश्लेषणवादी आगे हम पढ़ते हैं डॉक्टर देवराज, एक प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक एवं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों में देखिए, पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960, मैं वे और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1978 इत्यादि। देखिए ये सभी क्या हैं, इनके उपन्यास हैं। अब हमें इनको भी रिलेट करना पड़ेगा। तो जब इनको हम याद करेंगे तो यहाँ हम लगाएंगे देवों के राज इंद्र, या देव से भी आप लगा सकते हैं। सिर्फ देव से लगाएंगे तो याद रहेगा, वरना इंद्रनाथ मदान भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग देव से लगा लेते हैं। तो देवता हैं, ठीक है, देवता हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस पथ की खोज करते हैं जहाँ पर हमें देवताओं के दर्शन हो जाए। हम क्या करते हैं, उस पथ की खोज करते हैं जहाँ हमें देवताओं के दर्शन हो। एक देवता की मूर्ति बना लीजिए अपने दिमाग में। आप चाहे शिव जी को पूजते हैं, या आप राम जी को, या कृष्ण जी को, जिनकी भी आप धारणा, या अदर धर्म के भी कोई हैं, तो वो अपने देव जिनको आप मानते हैं, जिनको आप समझते हैं, उनके एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में बनाइए। और वो कहाँ खड़े हैं, एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर धुंधला धुंधला सा मंजर है। तो हमें क्या करना है, वहाँ जाने के लिए एक रास्ता खोजना है, एक पथ खोजना है। वो बहुत दूर है, हमें केवल एक धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है और हमारे देव वहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं तो भोलेनाथ जी को बहुत मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरे भोलेनाथ पर्वत पर हैं और मुझे कैलाश पर्वत जाने के लिए एक रास्ता खोजना है। तो हमने क्या किया, पथ की खोज की ताकि हम अपने देव से मिल सकें। बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, तो जिस पथ की हम खोज कर रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी भीतर जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमें कहीं से भी वो पथ मिल जाए कि हम अपने भगवान तक, अपने देव तक पहुंच सकें। तो बार बार हम बाहर जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, उस पथ पर रोड़े और पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। जब हम चलते हैं ना, तो पत्थर क्या, हर जगह तो प्लेन नहीं है, सड़क नहीं बनी हुई है। हम भगवान तक जाने के लिए रास्ता खोज रहे हैं, बहुत कठिन रास्ता होगा, उस पर रोड़े भी होंगे, पत्थर भी होंगे। और फिर ये सब हमने कहाँ लिखा, हमारी अजय की डायरी रखी हुई थी, तो हमने उसमें लिख दिया कि अब हम जा रहे हैं अपने देवता से मिलने के लिए, ताकि घर में कोई परेशान ना हो, है ना। तो अजय की डायरी थी, अजय हमारे घर में एक कैरेक्टर है और उसकी डायरी पड़ी थी अजय की, उसमें हमने लिख दिया कि हम अपने देव से मिलने जा रहे हैं और आप लोग परेशान मत होना। तो कौन कौन है, मैं, वे और आप, ठीक है, मैं, वे और आप, हम सब दोहरी आग की लपट में हैं, इसलिए मैंने दूसरा सत्र आजमाया है। देखिए क्या होता है ना कि जीवन जीने के लिए हम लोग कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, और क्या है ना, मैं, मेरा परिवार, मैं और अजय, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, या किसी के पति हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब क्या है, दोहरी आग की लपट में है। इस समय इतनी महंगाई है, इतना खर्चा है, और कैसे करें, क्या करें। तो उन सब से निपटने के लिए हमने क्या किया, दूसरा सूत्र आजमा लिया। अब क्या करें, अब जीवन जीना तो कठिन हो रहा है, इस तरह तो जीवन नहीं जी सकते ना। तो हमने दूसरा सूत्र क्या अपनाया, देव से मिलने जाएंगे और उनसे कहेंगे कि इस दुनिया के सभी कष्टों को हर लीजिए। तो कितना अच्छे से हमें सारे उपन्यास इनके याद हो गए ना, कि अजय की डायरी पड़ी थी, उसमें हमने लिख दिया ताकि घर वाले परेशान ना हो कि हम देवों से मिलने जा रहे हैं। दूसरा सूत्र अपनाया, देवों से मिलकर कहेंगे इस दुनिया के कष्टों को हर लीजिए, क्योंकि मैं, वे और आप, हम सभी दोहरी लपट की आग में जल रहे हैं, है ना। और जो पथ हम ढूंढ रहे हैं देव से मिलने के लिए, कभी बाहर जाते हैं, कभी भीतर जाते हैं, वहाँ हमें रोड़े पत्थर भी मिलते हैं उस पथ पर। तो कितना अच्छा सा हमें देव का याद हो गया। और अजय की डायरी क्या है, इनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। देखिए यहाँ पर डायरी लिखा है, तो ये पूछा जाता है कि ये कौन सी विधा है, और वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा डायरी, कहानी, उपन्यास, निबंध, तब आप इसको उपन्यास पर लगाएंगे कि उपन्यास है, जिसमें असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम की त्रासदी की गाथा है। यानी अजय की डायरी, अजय क्या है, अजय ने क्या किया है, उनकी पत्नी की और उनकी असफल वैवाहिक जीवन की प्रेम की त्रासदी की गाथा है, यानी प्रेम जो है उनका सफल नहीं हो सका। अगले चलते हैं भगवती चरण वर्मा, और ऊपर हमने कौन पढ़े थे, भगवती प्रसाद, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा। तो इनको हम रिलेट करेंगे, भगवती के चरणों में जाना है और वहाँ भगवती का प्रसाद ग्रहण किया था, ठीक है, यहाँ में भगवती के चरणों में जाना है। तो व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार, ये कौन है, ये है व्यक्तिवादी और नियति। देखिए नियति
नियति क्या करती है, भगवती के चरणों में अगर हम चले जाएं तो हमारी नियति भी बदल जाएगी। हमारा जो विधि का विधान, हमारे जो कष्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। नियति हम बदल सकते हैं यदि हमें भगवती के चरणों में स्थान मिल जाए। तो वर्मा जी जो है नियतिवादी उपन्यासकार हैं, व्यक्तिवादी और नियतिवादी। आगे चलते हैं। उपन्यासों में इनका चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1935, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बात 1968 और सबई नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। बहुत महत्वपूर्ण इनके ये सभी उपन्यास हैं। सबसे पहले देखते हैं भूले बिसरे चित्र में, भूले बिसरे चित्र के अतिरिक्त सभी उपन्यास व्यक्तिवादी हैं। ठीक है, भूले बिसरे चित्र के अतिरिक्त सभी उपन्यास व्यक्तिवादी हैं और ये उपन्यास व्यक्तिवादी ना होकर नियतिवादी है। आगे चलते हैं, इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है इस तरह ट्रिक से याद करना तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो क्या है चित्रलेखा, चित्र मतलब एक चित्र बना हुआ था ना, उसके लेख को समझने में हमें 3 वर्ष लगे। तो भगवती के चरणों में हमें जाना है, मतलब जो चित्र था उसके लेख ने हमें समझाया, 3 वर्ष में हमें समझ में आया कि हमें भगवती के चरणों में जाना है। ये चित्र ऐसा कह रहा है। एक मैप होता है ना, जिससे खजाना ढूंढने के लिए लोग जाते हैं, तो मैप की लाइनों को समझने में बड़ा समय लगता है, तब उनको पता चलता है कि उस जगह पे खजाना दबा हुआ है। और वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे गुजर के ऊंचा नीचा पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ रास्ते, तो ऐसे रास्तों से जाते हैं। तो चित्र में जो लेख थे उनको समझने में 3 वर्ष लगे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजर कर हमें भगवती के चरणों में जाना ही पड़ेगा और ये आखिरी दांव हमें खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि भूले बिसरे चित्र जो वहाँ पर हमें मिलेंगे वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है ना। तो भूले बिसरे चित्र जो हमें वहाँ मिलेंगे वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वह फिर नहीं आई, अब मैंने उसको ये सब समझा दिया, रेखा को, ठीक है, रेखा को सब कुछ समझा दिया कि चित्र को देखने पर हमें समझ में आया 3 वर्ष में कि टेढ़े मेढ़े रास्तों पर हमें जाना ही पड़ेगा और ये आखिरी दाव हमें खेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रेखा फिर नहीं आई क्योंकि थके पाँव हो गए थे, वो थक गई थी चलते चलते। सीधी सच्ची बात कह गई कि सबई नचावत राम गोसाई, यानी सब राम के गोसाई को नचाते ही रहते हैं। उसके अंदर उनके मन में एक प्रश्न और मरीचिका थी, यानी वो प्रश्न कभी उठता कभी नहीं उठता। मरीचिका मतलब हमारे लिए एक इल्यूज़न होता है ना, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता और मतलब भटकाता है। तो रेखा के मन में एक मरीचिका थी कि आइए आखिरी दांव खेल ले, है ना। तो रेखा इसलिए फिर नहीं आई, यानी थोड़ा देर चली तो उसके पाँव थक गए, वो फिर नहीं आई। सीधी सच्ची बातों में उसने जाना कह दिया कि सबई नचावत राम गोसाई। उसके मन में एक प्रश्न और मरीचिका थी कि क्या ये आखिरी दांव हमें खेलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उनके बहुचर्चित चित्रलेखा 1934 उपन्यास में उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। देखिए चित्रलेखा पर किसका प्रभाव है, थाया का प्रभाव है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर विचार किया है। बहुत 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 महत्वपूर्ण है ये कि थाया का प्रभाव है और पाप पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर विचार किया है। वर्मा जी ने रूढ़िवादी सिद्धांतों के विरुद्ध नवीन मूल्यों की स्थापना के साथ साथ मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में तार्किक शैली को अपनाया है। बहुत अच्छा ये आपके बने उपन्यास और मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ। इनका जन्म 1907 में माना जाता है। चलिए द्विवेदी जी ने क्या लिखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973 एवं अनामदास का पोथा 1976। इनके कुल 4 उपन्यास हैं, ज़्यादा नहीं है तो याद करने में भी आसान है। और मुझे नहीं लगता कि इनके उपन्यासों को किसी भी ट्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि इनके उपन्यास तो कंठस्थ ही रहते हैं अधिकतर। और ये सभी क्या हैं, वो ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं इनके सभी उपन्यास। अनामदास का पोथा द्विवेदी जी का अंतिम उपन्यास है। ठीक है, अनामदास का पोथा क्या है, अंतिम उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी के हर्षकालीन जिस विशाल फलक पर बाणभट्ट को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में चित्रित किया गया है। तो यानी बाणभट्ट की आत्मकथा में क्या है, बाणभट्ट हैं और ये जो है हर्षकालीन, हर्ष के समय में लिखा गया उपन्यास है, वह अद्भुत है।
इसका नायक बाणभट्ट स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है। चारूचंद्र लेख में रोमांस है तो पुनर्नवा में गोपाल आर्यक और चंद्रा का प्रेम रोमांटिक धरातल पर वर्णित है। तो चारूचंद्र लेख में क्या है? रोमांस है। और पुनर्नवा में क्या है? गोपाल आर्यक और चंद्रा का प्रेम। तो पुनर्नवा का नायक है गोपाल आर्यक और नायिका है चंद्रा। आगे देखिए, अनामदास का पोथा में राजकुमारी जबाला का विवाह जातीय मर्यादा के विपरीत इस प्रकार विपरीत हुआ है। इस प्रकार हमने इनको देखा कि जो इसके विरुद्ध और नवीन मानवतावादी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई है। अब देख लेते हैं यशपाल जी के उपन्यासों को। यशपाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनके यशपाल ने अपने उपन्यासों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो देखिए, ये आ गए हमारे मार्क्सवादी। अभी तक हमने नियतिवादी देखे, कौन? भगवती चरण वर्मा। मनोविश्लेषणवादी देखे सभी, है ना। और अब आ गए हमारे पास मार्क्सवादी, तो यह है यशपाल। अतएव इन्हें उच्च कोटि का प्रगतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। इनके प्रसिद्ध उपन्यासकारों में दादा कामरेड 1941, ये प्रथम उपन्यास है इनका, दादा कामरेड। देशद्रोही 1943, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, 12 घंटे 1963, झूठा सच 1958 प्रथम भाग, 1960 द्वितीय भाग। तो झूठा सच बार बार आता है कि कितने भागों में? तो झूठा सच 2 भागों में, 1958 प्रथम भाग, 1960 यानी 2 साल बाद 1960 द्वितीय भाग। तेरी मेरी उसकी बात 1974 उल्लेखनीय है। दिव्या 1945 और अमिता 1956 इनके 2 ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो देखिए, दिव्या को हम देख लेते हैं, ये ऐतिहासिक है, कई बार पूछा जाता है। नाम क्या है हमारा? आधुनिक समय का लग रहा है, तो हम लोग जो है मनोविश्लेषण अधिकतर लगा देते हैं कि दिव्या और अमिता जो है आधुनिक युग के नाम लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी के होंगे, लेकिन ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ध्यान रखने योग्य बात है। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत ये थे यशपाल, तो इसलिए इनके जो है उपन्यासों में थोड़ा सा उसकी झलक भी दिखाई देती है राजनीति की। तो दादा कामरेड है ना, दादा कामरेड हैं, और देशद्रोही पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, ठीक है, 12 घंटे, झूठा सच, ये इम्पॉर्टेंट है, 12 घंटे तक काम करोगे तो कहते हैं यस हम कर लेंगे पार्टी में 12 घंटे तक काम, दादा कहते हैं, ठीक है। दादा से कहा 12 घंटे तक काम कर लोगे क्योंकि देशद्रोही को ढूंढना है, तो हमारी पार्टी में 12 घंटे तक काम करना होगा और मनुष्य के कई रूप बदलने होंगे ताकि हम देशद्रोही को ढूंढ सकें, और झूठा सच हमें निकालना होगा। जो सच सबके सामने है वो सच नहीं है, झूठा सच है, उसको हमें निकालना होगा। तेरी मेरी उसकी बात सब सामने आएगी। तो दादा कहते हैं बिल्कुल यस हम तैयार हैं। तो दादा क्या है? अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी हैं। कैसे? जैसे CID प्रद्युम्न है ना, वो दादाजी हैं मान लीजिए। अब उनको आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा और मनुष्य के कई रूप बदलने पड़ेंगे, तभी आप देशद्रोही को ढूंढ पाएंगे। अब वो कहते हैं यस बिल्कुल हम कर लेंगे ताकि झूठा सच बाहर आए, इसके लिए तो हम मेहनत करने को तैयार हैं, जिससे कि तेरी मेरी और उसकी सबकी बात सामने आ जाए, ठीक है। और दिव्या और अमिता ऐतिहासिक हैं, यस ऐतिहासिक है, तो यस कहेंगे, यशपाल का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद परंपरा के उपन्यासकार यशपाल की महत्वपूर्ण देन है प्रगतिवादी उपन्यासों को जनप्रिय बनाना। झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग में राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है। देखिए, प्रथम भाग में क्या है? झूठा सच में राष्ट्र का विभाजन है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया था, त्रासदी का चित्रण है। और द्वितीय भाग में क्या है? तो द्वितीय भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यथार्थ का चित्रण है। यथार्थ माने सच्चाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस तरह की परेशानियां परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो सभी दूसरे भाग में वर्णित है। आगे देखते हैं, देश विभाजन की त्रासदी पर इनका झूठा सच उपन्यास क्या है? मील का पत्थर। ध्यान रखिएगा, मील का पत्थर किसको कहा गया? झूठा सच को। देश विभाजन की त्रासदी पर झूठा सच मील का पत्थर साबित हुआ है। अब तक का सबसे विशालकाय उपन्यास यही है। इनके अन्य उपन्यास में अप्सरा का श्राप और क्यों फंसे, है ना। तो दादाजी कहते हैं क्यों फंसे? जब फंसोगे तो अप्सरा का श्राप तो मिलेगा ही। तो आप कहते हैं यस दादाजी सही कह रहे हो आप, हम ना फंसते
ना हमें अप्सरा श्राप दे देती, है ना। तो ये दो हमने अलग से याद कर लिए। तो दादाजी की बात माननी चाहिए, हर बात पर यस कहना चाहिए, है ना। दादाजी अनुभवी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है मील का पत्थर झूठा सच। आगे चलिए अमृतलाल नागर को देख लेते हैं। अमृतलाल नागर जो हैं सामाजिक यथार्थवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं। इनके 5 ऐतिहासिक उपन्यास हैं। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर। देखिए सबसे पहले तो 5 हैं जो कि ऐतिहासिक हैं, ठीक है। इनके एक तो हरजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 थे, वो भी ऐतिहासिक थे। अमृतलाल नागर के ये भी 5 हैं, ये भी पूरे के पूरे ऐतिहासिक हैं। तो इसमें क्या है, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के मोहरे, शतरंज के खिलाड़ी जो है प्रेमचंद की कहानी है। और हरिकृष्ण प्रेमी का जो है नाटक है, ठीक है। और शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो इतना याद रखेंगे। सुहाग के नुपुर, एक द नैमिषारण्य, मानस का हंस, खंजन नयन। तो खंजन नयन देखिए आगे पढ़ लेते हैं। इसमें वर्णित है ही कि मानस का हंस में तुलसीदास के जीवन के नवीन दृष्टिकोण को, तुलसीदास के जीवन के नवीन दृष्टिकोण को संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो खंजन नयन में सूरदास के जीवन पर आधारित इनकी एक श्रेष्ठ औपन्यासिक रचना है। गदर के फूल, अमृत और विष अकेडमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। बूंद और समुद्र, महाकाल इनकी अन्य औपन्यासिक रचनाएं हैं। इनके द्वारा रचित सेठ बांकेलाल हिंदी का पहला सर्वोत्तम लघु आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सेठ बांकेलाल, ठीक है, किसका है, अमृतलाल का। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनके उपन्यास को हिंदी का गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। इम्पॉर्टेंट है, किसके उपन्यासों को कहा है, अमृतलाल नागर के उपन्यासों को कहा है। क्या कहा है कि ये गैर मानक, यानी इसमें मानक नहीं है, गैर मानक रूपों का पिटारा है अमृतलाल नागर का उपन्यास। और जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है ये मार्क्सवादी विचारक हैं। उपेंद्रनाथ अश्क, इन्होंने क्या कहा है, देखिए उपेंद्रनाथ अश्क को पढ़ लेते हैं। सितारों के खेल 1940 ईस्वी, प्रथम उपन्यास। इनका उपन्यास प्रथम है सितारों के खेल। गिरती दीवारें, गर्म राख 1952, शहर में घूमता आईना 1962, एक नन्ही कंडील 1969, बांधो ना नाव इस ठाव 1974 और निमिषा 1980। ये सभी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957 इनके 2 अन्य चर्चित उपन्यास हैं। मध्यम वर्ग के चितेरे उपन्यासकार उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यासों का प्रमुख वर्ण विषय क्या है, मध्यम वर्गीय संघर्ष, कुंठा का यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। और इनकी जो गिरती दीवारें उपन्यास है, ये उपन्यास फ्रांस उपन्यास रोमा फ्लू से प्रभावित है। और इनकी बड़ी बड़ी उपन्यास, बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास पंत जी के ने गीति उपन्यास कहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, ट्रिक बनाने के कोशिश करते हैं। देखिए गिरती दीवारें देखकर क्या निकलेंगे, आंसू। इसको थोड़ा सा आंसू से रिलेट कर लीजिए, अश्क को, ठीक है। हम अश्क को क्या ले लेते हैं, आंसू हैं ये। तो गिरती दीवारें देखेंगे तो आंसू निकलेंगे हमारे कि इतना मुश्किल से दीवारें बनवाई और वो सारी गिर रही हैं। गर्म राख आपके हाथ पर रख दी जाए तो क्या होगा, आंसू निकल आएंगे, चिल्ला जाएंगे। तो गर्म राख से आंसू निकल आए। शहर में घूमता आईना, जब गर्म राख से आंसू निकले तो आईने ने क्या किया, मजाक उड़ाने लगा और हमारी आंखों से आंसू दिखाने के लिए शहर में घूमने लगा। एक नन्ही कंडील आई और उसने, नन्ही कंडील थी जो मतलब देखकर उसको आई कि गर्म राख आंसू आ गए थे, तो नन्ही सी कंडील आ गई। बांधो ना नाव इस ठाव, और फिर क्या कहती है कि नाव को इस ठाव मत बांधो वरना मेरे भी आंसू निकल आएंगे, जाने दो नाव को जहाँ जा रही है, बांधो मत इस ठाव। फिर निमिषा, निमिषा जो है निमिषा यानी उपेंद्रनाथ अश्क का ही है। आगे क्या बताया है, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखों में छोटे छोटे आंसू। और पत्थर अल पत्थर, जब पत्थर पत्थर फेंकते रहते हैं तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, पत्थर फेंक रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें कर ली तो आंसू निकल आए, है ना। पत्थर अल पत्थर, इतने पत्थर फेंके जा रहे थे कि आंसू निकले बिना रहे ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार। और देखिए गिरती दीवारें, या गिरती दीवारों में क्या है, उपन्यास में फ्रांसी रोमा फ्लू से प्रेरित है। अब 10वां हम आज के अंतिम उपन्यासकार लेते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल 1954 ईस्वी हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है।
मैला आंचल का कथानक बिहार राज्य के पूर्णिया जिला का मैरीगंज अंचल है। रेणु के अन्य उपन्यासों परती परी कथा 1957, दीर्घ तपा 1964, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979 और इत्यादि इनके उल्लेखनीय। इनका जो है राम रतन राय 1971 एक अपूर्ण उपन्यास है, इम्पॉर्टेंट है। और देवकीनंदन खत्री का कौन सा था? भूतनाथ, ठीक है। ये और उपन्यास जो है अधूरा था, देवकीनंदन खत्री का भूतनाथ। और जयशंकर प्रसाद का कौन सा पूर्ण है? इरावती। तो ये भी हमें याद रखने होंगे। तो देखिए क्या है, मैला आंचल है। तो अगर वैसे तो इनके लिए ट्रिक बनाने की आवश्यकता है नहीं, इनके उपन्यास इतने ज़्यादा चर्चित हैं कि सभी को याद रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नए लोग अगर वीडियो में आते हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको देती हूँ मैला आंचल का ट्रिक। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और मेरी अच्छी अच्छी ट्रिक्स को आप याद करें। देखिए मैला आंचल का कथानक जो है पूर्णिया जिले का मैरीगंज अंचल है। ये एक प्रश्न बनता है बार बार, ठीक है। और मैरीगंज जो है अंचल है, ये यहाँ पर एक महामारी फैली थी और उसी महामारी से बचने के लिए जो है पूरी की पूरी कथा वर्णित वहाँ पर की गई है, कैसे कैसे है। मैला आंचल जब हम उपन्यास लेकर आएंगे तब हम उसको पूरा वहाँ पर वर्णन उसका करेंगे। इसके पात्र अधिकतर पूछे जाते हैं और किसके नाम पर ये गांव का नाम पड़ा मैरीगंज, ये पूछा जाता है। कौन से गांव की कथा है, ये तो मोस्टली पूछा ही जाता है कि किस प्रकार का उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास है। और किस गांव की कथा? मैरीगंज गांव की कथा है, ठीक है। अब क्या करना है, परती परी कथा। परती परी कथा में पूर्णिया जिले की है, पूर्णिया जिले का ये यहाँ पर मैरीगंज गांव की इसमें मैला आंचल में है। और परती परी कथा में भी जो है इसके गांव के नाम को पूछा जाता है। और दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं, तो पलटू बाबू रोड है। तो देखिए मैला आंचल नहीं होता है परियों का, यहाँ हम देख लेते हैं। परती परी कथा में परी है, तो परी का आंचल कैसा होता है? मैला नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरा होता है। और इनकी कथा सुनने के लिए दीर्घ समय तक हम खड़े हो सकते हैं और खड़े होने पर जुलूस तक लग जाता है परियों की कथा सुनने के लिए। और कितने ही चौराहे बंद हो जाते हैं और कोई पलटता तक नहीं है रोड पर से, क्योंकि परी की जब कथा चल रही होती है तो सब इतने मगन हो जाते हैं कि जुलूस लग जाता है। कितने ही चौराहे जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जुलूस लग जाता है, लेकिन कोई रोड से पलटता नहीं है, कोई थकता नहीं है। परी की कथा दीर्घ समय तक सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। और राम रतन राय इनका पूर्ण है। आगे चलते हैं। रेणु जी ने परती परी कथा में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव के, देखिए परानपुर गांव है, परती पा से परी और पा से परानपुर, और मैला आंचल में माँ से मैला माँ और माँ से मैरीगंज, इस तरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। कथा को अपने कथानक का आधार बनाते हुए आज़ादी के बाद गांव के टूटते बिखरते सामंती अवशेषों और इनके बीच उभरते नवीन जनवादी मूल्यों को वाणी दी है। इनके दीर्घ तपा उपन्यास में समाज के सफ़ेद पोश, ठीक है, दीर्घ तपा में क्या है? समाज के सफ़ेद पोश कौन है? जो नेता हैं, द्वारा धन कमाने के हथकंडों का पर्दाफाश किया है। और जुलूस में क्या है? जुलूस में आपको मिल जाता है बंगाल से आए शरणार्थी, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो जुलूस में क्या है? बंगाल से आए। जब ये विभाजन हुआ था ना, तो बंगाल जो अभी आपका पश्चिम बंगाल है ना, उसको जब भारत से अलग किया गया था तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको रिफ्यूज़ी कहा गया था, लेकिन वो अपने भारत में आना चाहते थे, तो भारत में आकर के वो उनको रिफ्यूज़ी बोल दिया करते थे। तो बंगाल से आए जो शरणार्थी थे उनकी समस्याओं को वाणी मिली है। कितने चौराहे में क्या है? आज़ादी के लिए नवयुवक के संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कथा है। कितने चौराहे में क्या है? एक आज़ादी के लिए नवयुवकों के द्वारा जो संघर्ष और आत्म बलिदान है वो कथा वर्णित है। तो इसमें क्या है? रेणु जी का जीवन भी रूपायित हुआ है। रेणु जी पलटू बाबू उपन्यासिक रचना में कांग्रेस शासन के व्याप्त भ्रष्टाचार को वाणी मिली है। तो इस प्रकार आज भी हमने 10 उपन्यासों को पढ़ा, उपन्यासकारों को पढ़ा और उनके प्रमुख उपन्यासों को पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और विश्वास मानिए, मैं जब जो ट्रिक बोलती हूँ ना, उस कहानी को आंख बंद करके इमेजिन करेंगे तो वह आपके दिमाग में ना एक ऐसे लगता है जैसे हमारे जीवन का हिस्सा गुजरा है। तो जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और तुरंत वहाँ पे जब वो नाम होता है
तो तुरंत की तुरंत वो कहानी हमारे दिमाग में आ जाती है। और वैसे आप ट्रिक लगाएं, मंत्र पढ़ें, कितनी भी रट्टे मार लें, उससे नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ट्रिक से ही याद होगा, आपके जो भी तरीके हैं आप उससे भी याद कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपकी सहायता और मदद करना है और हम सबको मिलकर इन सब जो साहित्य है उसके विकास की ओर इसको ले जाना है। हिंदी में अच्छे से अच्छा प्रयास हमको करना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक वीडियो को देखने के लिए। आप अपने परेशानियों को, अपने जो भी चाहते हैं कि उसका समाधान आपको मिले, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी आंगन को अपना सहयोग ज़रूर दें। धन्यवाद।